इनहेरिटेंस का मतलब आपके मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स हैं उनका आपके अंदर आना, यानी द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अगर आप प्योर टॉल को प्योर टॉल से कंबाइन करवाओगे तो बच्चा भी प्योर टॉल होगा, फिर उसको प्योर टॉल से कंबाइन कराओगे बच्चा भी प्योर टॉल होगा। ऐसे 6-7 जनरेशन तक टॉल 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 में खेलते रहो, बच्चा जो होगा वो प्योर प्योर प्योरेस्ट टॉल बनेगा। अगर आप देखें तो अब मेंडल साहब ने क्या किया, एक कैरेक्टर आपका अलग ले लिया, बाकी सारे कैरेक्टर सेम ले लिए। यानी एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें सारे कैरेक्टर सेम थे, सीड शेप भी राउंड थी, सीड कलर भी येलो था, फ्लावर कलर भी वॉयलेट था, पॉड शेप भी इन्फ्लेटेड थी, ग्रीन कलर का पॉड था, एक्सियल आपके फ्लावर की पोजीशन थी। बस ये एक आपने कैरेक्टर चेंज कर दिया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस माइंड मैप सीरीज में ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कंपटीशन वाला। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण यूनिट को, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन विद द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसका माइंड मैप बनाना पहली बात तो डिफिकल्ट था, और दूसरा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंसोलिडेट करके आपके सामने रखना जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए, ये और डिफिकल्ट था। बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने भी आ जाए और आपको कहीं कोई कमी, कोई वॉइड महसूस ना हो। सो ये सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव नोट्स आप लोगों के लिए तैयार हो गए हैं, जिनको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन से पहले सच में बोलेंगे कि वाह विपू भाई, मज़ा आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद द डेफिनेशन ऑफ चैप्टर इटसेल्फ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दोनों शब्दों में कई बातें छुपी हुई हैं। इनहेरिटेंस का मतलब आपके मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स हैं उनका आपके अंदर आना, यानी द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो मैं हूं और मेरी पार्टनर जो है, हमारे कैरेक्टर्स अगली जनरेशन्स में जा रहे होंगे। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। वेरिएशन का मतलब क्या है? आप 100% अपने पापा जैसे नहीं दिखते, आप 100% अपनी मम्मी जैसे नहीं दिखते। कुछ ऐसी वेरिएशंस हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आप में आए, जो आपको अपने मम्मी पापा से अलग बना रहे हैं। दैट डिग्री ऑफ डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो ये कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये वेरिएशंस कैसे आती हैं, इसके प्रिंसिपल्स को, इसके रूल्स को हम लोग समझने वाले हैं इन दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का मोटो है। और ये जो चैप्टर है इसकी बुनियाद किन्होंने रखी थी? ये जो फील्ड है जेनेटिक्स, इसकी बुनियाद किन्होंने रखी थी? ग्रिगर जोहन मेंडल साहब ने। जी.जे. मेंडल साहब जो थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर पे, यानी पाइसम सताइवम पे, लगभग 7 साल तक, 1856 से 1863 तक। 7 साल एक्सपेरिमेंट करने का क्या कारण था? क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग में प्योर लाइन बनानी थी, और प्योर लाइन बनाना जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेंडल साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन। लेकिन इनसे पहले जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, जैसे और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, नाइट भी थे, गॉस भी थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए ये प्योर लाइन ही नहीं बना पाए। तो जाहिर सी बात है, जब आप स्टार्टिंग ही गलत पॉइंट से करोगे तो आप रिजल्ट तक कैसे पहुंच पाओगे? राइट? आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप ट्रेन पकड़ रहे हो जयपुर की, तो आप मुंबई थोड़ी पहुंच पाओगे। यानी आपकी तरफ से आपने एफर्ट लगाए लेकिन आप फिर भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। प्योर लाइन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं। भाई, अगर आप एक टॉल प्लांट ले रहे हो तो इट शुड बी प्योरली टॉल। अगर भाई आपने एक प्लांट लिया है विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो तो हाइब्रिड टॉल हुआ ना। मतलब दिखने में तो लंबा है लेकिन उसमें स्मॉल टी जो अलील है वो भी प्रेजेंट है। तो भाई वो तो आगे जाके कहीं किसी और स्मॉल टी से जुड़ गया तो हमारा प्रोजेनी प्लांट छोटा हो जाएगा, रिजल्ट सही आएगा ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ एक प्लांट प्योर टॉल है तो इट शुड बी कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर मैं कह रहा हूँ एक प्लांट प्योर डॉर्फ है, इट शुड बी स्मॉल टी, बात खत्म। इन्हें प्योर लाइन कहा जाता है। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए बीच में। प्योर टॉल तो दोनों जो अलील्स हैं कैपिटल टी ही होंगे, प्योर डॉर्फ है तो स्मॉल टी ही होंगे। इन्हें ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कहा जाता है। तो आप मानेंगे नहीं, जो
एक्सपेरिमेंट मेंडल साहब ने किए 7 साल, इनमें से लगभग 3.5-4 साल तो इनको प्योर लाइन बनाने में लगी, विच इज द बेस्ट डिसीजन। प्योर टॉल को प्योर टॉल से कंबाइन करवाओगे तो बच्चा भी प्योर टॉल होगा, फिर उसको प्योर टॉल से कंबाइन कराओगे बच्चा भी प्योर टॉल होगा। ऐसे 6-7 जनरेशन तक टॉल 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 में खेलते रहो, बच्चा जो होगा वो प्योरेस्ट टॉल बनेगा। सिमिलरली आप ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराते रहो, फिर इस ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराते रहो, फिर इस ड्वार्फ को ड्वार्फ से कराते रहो, जितने बच्चे हुए उनको और ड्वार्फ से आप क्रॉस कराते रहो। एंड में जो बच्चा बनेगा उसमें कई जनरेशन तक ड्वार्फनेस आ रही है, उसमें ड्वार्फनेस एकदम बैठ जाएगी, पक जाएगा वो आपका प्लांट ड्वार्फनेस के लिए, इसे प्योर ड्वार्फ बोलेंगे। तो आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, ये वो 7 कैरेक्टर थे जो कि मेंडल साहब ने लिए थे। तो कैरेक्टर कितने थे? 7, और ट्रेट कितने थे? 14। डिफरेंस समझिए कैरेक्टर और ट्रेट में। कैरेक्टर क्या है? प्लांट का कोई फीचर है या आपका कोई फीचर है, दैट इज कैरेक्टर। ट्रेट क्या है? उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, यानी कितने तरीके के एक्सप्रेशन हो सकते हैं कैरेक्टर के। समझिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारी आंखों का कलर, हमारी आंखों का कलर क्या है? कैरेक्टर है। अब ये काली आंखें भी हो सकती हैं, भूरी आंखें भी हो सकती हैं, हनी सिंह की ब्लू आइज भी हो सकती है। तो मेरे भाई ये क्या हुआ? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये क्या हुए? ट्रेट्स हुए, डिफरेंट ट्रेट्स हुए। ये एक कैरेक्टर है आई कलर, अब वो कितने टाइप का है, दैट इज ट्रेट। करेक्ट। यहां पर अगर आप देखें तो सीड शेप है आपके मटर की, तो सीड शेप अगर गोल मटोल है तो ये डोमिनेंट है, और रिंकल है तो ये रिसेसिव है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट मतलब इसको आप किसी के भी साथ रख दो, इट विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसे डोमिनेंट कहा जाता है। यानी समझ लीजिए ये जो प्लांट की हाइट है यहाँ पर, है ना, टॉल और डॉर्फ, अगर ये कैपिटल टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉल वाली, और डॉर्फ को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कैपिटल टी मेरे पास कॉम्बिनेशन है तो दोनों टॉलनेस के हैं, तो प्लांट टॉल होगा ही। स्मॉल टी है तो दोनों डॉर्फनेस के हैं, प्लांट डॉर्फ होगा ही। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, जब दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होंगे, इस टाइम पर आपका कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा होगा, स्मॉल टी की मर्जी नहीं चलेगी। कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग, तो प्लांट ओवरऑल टॉल ही बनेगा। जितना कैपिटल टी में प्लांट की लंबाई थी, उतना ही कैपिटल टी स्मॉल टी में भी प्लांट की लंबाई होगी। राइट तो यहां पर एक कैरेक्टर का जो ट्रेट है ये हमेशा डोमिनेटिंग रहता है, दूसरा रिसेसिव रहता है। तो आपको सीड शेप देखने को मिली, गोल मटोल है तो डोमिनेंट, रिंकल्ड आपको कम देखने को मिलते हैं, रिसेसिव। सीड कलर आपको देखने को मिला, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव। येलो डोमिनेंट है सर, हमने तो ज्यादातर फलियों में हरे मटर के दाने देखे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। समझ लीजिए आपकी जो फली है ना, पॉड का कलर है ग्रीन है डोमिनेंट, और इसके अंदर से येलो दाने निकल जाए, आपको तो लगेगा मटर खराब है। जीनियस भी तो हो ना आप लोग, तो आप लोग तो यही सोचोगे यार हरी फली फाड़ी और अंदर से पीले दाने निकले, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया, ये मटर खराब है। लेकिन एक्चुअल में वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रही है। हम जानबूझ के हरी फली में हरे दाने इंड्यूस करवाते हैं, और उसके बाद वो चीज़ एकदम फिट होती चली गई है, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि मटर खराब है और उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, मार्केट में मटर ज़्यादा बिके। इसीलिए हम ये वाला पॉड कलर और ये वाला सीड कलर इंड्यूस कराते हैं, जानबूझ के सीड कलर में हम रिसेसिव वाला जो है ये इंड्यूस कराते हैं। तो इसको आपको अलग से याद रखना है कि सीड कलर आपका येलो डोमिनेटिंग है। फ्लावर कलर अगर वॉयलेट है तो कलरफुल है तो डोमिनेंट, अगर कलरलेस है यानी व्हाइट है तो आपका रिसेसिव। पॉड शेप, फली आपकी मोटी है, फूली हुई है तो आपकी डोमिनेंट। कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अगर दानों के साथ चिपकी हुई है फली इस तरीके से टिक 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 ऐसी शेप आ रही है तो आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर मैंने आपको बता दिया, फली का कलर हरा है तो डोमिनेंट, येलो है तो रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल यानी एक्सिस पे है तो बहुत सारे फ्लावर्स, और टर्मिनल आपका टर्मिनस पे है, टिप पे एक ही फ्लावर, तो वो आपका रिसेसिव हो जाएगा। स्टेम हाइट टॉल है तो डोमिनेंट, डॉर्फ है तो रिसेसिव। अब देखिए कैरेक्टर कितने हुए? 7 कैरेक्टर हुए, लेकिन ट्रेट कितने हुए? 7 डोमिनेंट 7 रिसेसिव। तो हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टर कितने लिए थे मेंडल साहब ने? 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन इनके एक्सप्रेशन 14 थे, यानी 14 ट्रेट आपको देखने को मिले। करेक्ट। जो मटर के पौधे का इस्तेमाल किया गया मेंडल साहब द्वारा, क्योंकि एक तो मटर के पौधे की लाइफ स्पैन जो है काफी कम है, दूसरा आसानी से ग्रो कर सकते हैं, किसी भी लैंड के छोटे से पार्ट पे ग्रो कर लिया। थर्ड, बहुत ज्यादा मटर के दाने आपको यहाँ पर एक ही सीजन में देखने को मिलते हैं, तो आपका सैंपल साइज बढ़ता है, यानी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेटा को इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प कर रही होती हैं टू यूज इट एज अ एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। अगर आप देखें तो अब मेंडल साहब ने क्या किया, एक कैरेक्टर आपका अलग ले लिया, बाकी सारे कैरेक्टर सेम ले लिए। यानी एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें सारे कैरेक्टर सेम थे, सीड शेप भी राउंड थी, सीड कलर भी येलो था, फ्लावर कलर भी वॉयलेट था, पॉड शेप भी इन्फ्लेटेड थी, ग्रीन कलर का पॉड था, एक्सियल आपके फ्लावर की पोजीशन थी। बस ये एक आपने कैरेक्टर चेंज कर दिया। 2 फ्लावर लिए, दोनों फ्लावर में ये सारे कैरेक्टर्स कॉमन, बस एक फ्लावर कंप्लीटली टॉल था, प्योर टॉल, प्योर लाइन बनाई थी, और एक जो आपका प्लांट था वो कंप्लीटली ड्वार्फ था, जिससे हमारा ध्यान सिर्फ टॉलनेस और ड्वार्फनेस पे जाए। हम ये देखें कि एक कैरेक्टर कैसे आपका आगे इनहेरिट होता है बच्चों में, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, तो उनमें तो खास फर्क पड़ेगा नहीं। भाई मदर भी आपकी जो है प्योर राउंड सीड बना रही है, फादर भी आपका प्योर राउंड सीड बना रहा है, तो बच्चे में तो प्योर राउंड सीड बनेंगे ही, कहीं और से कोई और अलील आने की संभावना तो है ही नहीं। सिमिलरली अगर सीड कलर मदर में भी प्योर येलो है, फादर में भी प्योर येलो है, तो यहाँ पर भी कोई और संभावना बन नहीं सकती, हरा मटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई रिसेसिव अलील आपके पास है ही नहीं। एक ही आपके पास कॉम्बिनेशन है जो अलग तरीके से बनने की संभावना है कि एक पेरेंट प्योर टॉल है, एक पेरेंट प्योर डॉर्फ है। तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी पे जाए, इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हो, तो मैंने प्योर टॉल ले लिया एक पेरेंट, एक प्योर डॉर्फ ले लिया, ये मेरी पेरेंट जनरेशन है। अब प्योर टॉल से गैमेट क्या बनेगा? दोनों ही कैपिटल टी है तो कैपिटल टी गैमेट बना, यहाँ दोनों ही स्मॉल टी है तो स्मॉल टी गैमेट बना, बिल्कुल बना। अब ये दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बच्चा तैयार हुआ बिल्कुल, इसकी सेल्फिंग करा दी, यानी इसको खुद जैसे ही दूसरे के साथ क्या करा दिया हमने, क्रॉस करा दिया। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं जिसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज रेजिनाल्ड सी पुनेट। इन्होंने बताया कि भाई एक जो पेरेंट के गैमेट है वो इस एक्सिस पे रख दो, एक पेरेंट के गैमेट इस एक्सिस पे रख दो, तो क्या बने? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रखा, सारी कॉम्बिनेशंस बना ली। कैपिटल टी जुड़े प्योर टॉल बना, कैपिटल टी स्मॉल टी जुड़े आपका क्या बना? टॉल तो है लेकिन प्योर नहीं है।
आपका हेट्रोजाइगस टॉल बना, फिर यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी हेट्रोजाइगस टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ। तो अगर आप देखें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो देखने से पता लग रहा है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, देखने से सिर्फ आप इतना ही बता सकते हो 3:1 आया आपका फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स कितने थे, डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कितने थे। कैपिटल टी सिर्फ एक है, स्मॉल टी सिर्फ एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, तो 1:2:1 आपका जीनोटिपिक रेशियो आया। ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। अब यहां से आपको क्या पता लगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल आपको पता लगा या लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता लगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि भाई अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ है, तो कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा होगा, स्मॉल टी डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, इसे रिसेसिव कहा जाता है, एक को डोमिनेंट कहा जाता है। तो जब दो डिफरेंट एलील साथ में आते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देता है? दबा देता है। डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस कराना चाहता है, यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हर कैरेक्टर कुछ जीन्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है जिन्हें फैक्टर्स कहा जाता है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? आपके फैक्टर्स हैं। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, यानी जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ प्रेजेंट होंगे, तो सिर्फ एक आपका डोमिनेट करेगा, दूसरा आपका रिसेसिव हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में से सिर्फ कैपिटल टी डोमिनेट करेगा, स्मॉल टी रिसेसिव हो जाएगा। ये जो आपका फर्स्ट लॉ है, इसके काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? नाम में ही घुसो। इनकंप्लीट डोमिनेंस मतलब यहां डोमिनेंस हो ही नहीं रही दोनों में से किसी की भी, दोनों पेरेंट्स जैसा ही नहीं बना बच्चा, अलग ही बन गया, तीसरा ही बन गया। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त? यहां पर आपका आपने स्नैपड्रैगन का फ्लावर लिया, इसे एंटीराइनियम मेजस भी कहा जाता है। तो आपने लिया कैपिटल आर जो कि है आपका रेड फ्लावर, और स्मॉल आर जो कि है आपका व्हाइट फ्लावर। जब इनका बच्चा बनेगा तो यहां से आया कैपिटल आर जीन, यहां से आया स्मॉल आर जीन, बच्चा बन गया पिंक। अब ना ये लाल है ना ये व्हाइट है, बच्चा बना है पिंक, तो इसे कहा जाता है इनकंप्लीट डोमिनेंस। इनकंप्लीट डोमिनेंस। और जब आप इनका क्रॉस कराते हो तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम आता है, 1:2:1। भाई कैपिटल आर स्मॉल आर यही वाला तो क्रॉस बनेगा सेम टू सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर क्या है? कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, ये वाला पिंक, ये वाला व्हाइट, तो 1:2:1, एक रेड, 2 पिंक, एक व्हाइट। तो फिनोटिपिक भी अलग से कलर देख के पता लग रहा है, 1:2:1। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका यहां पर अगर जीनोटिपिक रेशियो देखो तो ये तो कैपिटल आर ये एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये 2 होंगे, और स्मॉल आर ये एक होगा। तो 1:2:1, एक कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो यहां पर बराबर होता है 1:2:1। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब यहां पर कोऑपरेटिव डोमिनेंस होती है, यहां बच्चा जो है दोनों पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप है, तो अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है ना, तो A और B दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों ही डोमिनेटिंग है। इन दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, दोनों इक्विवेलेंटली डोमिनेटिंग है। तो यहां बच्चा दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है, यहां बच्चा दोनों को ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, ना ये रेड था ना ये व्हाइट था, ये पिंक बन गया। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ A और B जब मिक्स हुए तो A भी डोमिनेटिंग रहा, B भी डोमिनेटिंग रहा, इट इज कोडोमिनेंस। ये दोनों आपके एक्सेप्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या किया? अब आपने 2 कैरेक्टर्स ले लिए। अब 7 में से 5 कैरेक्टर आपने क्या रखे? कॉमन रखे। 2 कैरेक्टर की आप इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो आपने क्या रखा यहाँ पर? राउंड और येलो सीड रखे। राउंड आपका डोमिनेंट, येलो आपका डोमिनेंट। यहाँ आपने रिंकल्ड और ग्रीन सीड रखे, रिंकल्ड आपका रिसेसिव, ग्रीन आपका रिसेसिव। तो प्योर आपने यहाँ पर लिया डोमिनेंस, प्योर आपने यहाँ पर लिया रिसेसिवनेस। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, ये गैमेट बन गए। स्मॉल आर यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से, ये गैमेट बन गए। जब ये फ्यूज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बच्चा बना? बिल्कुल बना जी। इसको इस जैसे के साथ ही फ्यूज करा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल आर की दूसरे कैरेक्टर के साथ जितनी कॉम्बिनेशंस बनती है बना दो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर भी बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चारों के चारों गैमेट यहाँ पर भी सेम बने, यहाँ पर भी सेम बने। पुनेट स्क्वायर में रख दो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिल जाएगा। अब एक जादू यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने 2 कैरेक्टर कंसीडरेशन में लिया है। फिनोटिपिक रेशियो ये आया 9:3:3:1, जीनोटिपिक रेशियो ये आया 1:2:1, 1:2:4:2, 1:2:1। सर याद करना है? याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको याद है? बिल्कुल याद है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसका स्क्वायर कर दो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में उसका क्यूब कर दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए 3:1 था, इसका स्क्वायर करोगे क्या जाएगा? 3:1 इंटू 3:1। तो पहले 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 1 3, फिर 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 1 1, 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड सॉर्टेड। यह 1:2:1, तो इसको स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 1:2:1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1:2:1। तो पहले 1:2:1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? 1:2:1 ही आ जाएगा। फिर 1:2:1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? 2:4:2। फिर 1:2:1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? 1:2:1। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो तक आपको याद हो गया। अगर मैं इसका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालना चाहूं, और आसान है, इस पूरे को मैं 1:2:1 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ट्राई हाइब्रिड रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:1, 1:2:4:2, 1:2:4:2, 1:2:4:1, सिंपल। कितने का भी निकाल सकता हूं भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया है। सिमिलरली इसका अगर मुझे ट्राई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो निकालना हो, 9:3:3:1 स्क्वायर कर चुका हूं, एक और बार 3:1 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। यहां क्या आ जाएगा? 27 9 9 3 9 3 3 1, खत्म। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी डन, जो कि सिलेबस में नहीं है, आता भी नहीं है, पर आ भी गया तो भी आप फाड़ दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि भाई अगर एक कैरेक्टर आप चूज कर रहे हो, उसका रेशियो अगर आपको ध्यान आ गया, तो 2 कैरेक्टर अगर आप चूज कर रहे हो, यू नीड टू मल्टीप्लाई ट्वाइस, यू नीड टू मल्टीप्लाई थ्राइस इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और कितना भी आप बना सकते हो। और यहीं से आता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? जब फॉर्मूला जो बनते हैं एक्चुअल में
थ्योरी से ही बनते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू दैट ऑफ अदर। यानी हमने यहाँ पे दो पेयर ऑफ ट्रेट लिए हैं भाई, हमने राउंड सीड ले लिया, हमने येलो सीड ले लिया। अब यहां पर देखिए ये किसी भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं। ये वाला जो कैपिटल आर था क्या कैपिटल वाई से कंबाइन नहीं किया? बिल्कुल किया। ये कैपिटल आर क्या स्मॉल वाई से कंबाइन नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई से कंबाइन नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई से कंबाइन नहीं किया? बिल्कुल किया। यानी अपनी मन मर्जी से कंबाइन कर सकता है, तो जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं ये बना रहा होगा। और यही तो सबसे ब्यूटीफुल बात है, तभी तो हम ये वाले रेशियो खुद कैलकुलेट कर पाए फॉर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि एक्चुअल में डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है जो हमने पढ़ा, ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस हैं। इसमें हमने दो कैरेक्टर ले लिए हैं, आपका सीड की शेप और सीड का कलर। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ना होकर के दो इंडिविजुअल मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस की तरह बिहेव करता है, तभी तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट निकल गया। ऐसी चीजें तुक्केबाजी पे थोड़ी काम करती हैं। कोई अगर रूल बना है, मैं अगर आपको इतने कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशंस बता पा रहा हूं तो वो इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा रूल है, पूरा का पूरा सिद्धांत है। आप जितने भी कैरेक्टर्स लेंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं बढ़िया तरीके से। और यहां से एक और लॉ आता है आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकंड लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, यानी गैमेट ब्लेंडिंग शो नहीं करते। अगर कहीं कैपिटल टी स्मॉल टी दिख गया तो ऐसा नहीं है मीडियम हाइट होगी, वहां एक डोमिनेट कर रहा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी भी पूरा टॉल होगा, कैपिटल टी भी पूरा टॉल होगा। ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होती। जब गैमेट बन रहे होते हैं तो अगर कोई पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग, बीच की कोई भी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती। दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाम से पता लग रहा है कि गैमेट बनने की बात हो रही है, सेग्रीगेशन की बात हो रही है, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी से कहा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कितने भी कैरेक्टर ले लो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। हर कैरेक्टर जो है आपका अपने अपने तरीके से किसी और से आपका जुड़ सकता है ना। सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बन सकती हैं वो बनेंगी। करेक्ट। अब देखिए भैया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सट्टन और बोवरी साहब ने ये कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपका इंफॉर्मेशन पासिंग के लिए फॉलो होती है। इनहेरिटेंस के लिए क्या फॉलो हो रही है? क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी क्रोमोसोम वो गाड़ी है जिसमें जीन बैठ करके जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन है? आपके अंदर कैरेक्टर कौन लेकर के आया? जीन लेकर के आया। अगर मेरी बॉडी में हेक्सोकाइनेस बनाने का जीन है तभी मैं हेक्सोकाइनेस बनाऊंगा। अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन बनाने का जीन है तभी मैं इंसुलिन बनाऊंगा। लेकिन वो जीन एक्चुअल में किसमें बैठ कर क्या है? क्रोमोसोम में बैठकर क्या है। जब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स आपकी मदर ने कंट्रीब्यूट किए और 23 आपके फादर साहब ने कंट्रीब्यूट किए, तब जाकर के आपके अंदर 46 क्रोमोसोम आए। तो जो 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं और मदर से आ रहे हैं, ये एक्चुअल में काफी सारे जीन्स कैरी कर रहे हैं जो उन्होंने आपकी बॉडी तक पहुंचाए हैं। इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक, जिन्होंने मेंडल साहब के काम को दोबारा से रिडिस्कवर किया। और उसके बाद मेंडल साहब के काम को बहुत ज्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्त। मेंडल साहब को मरे हुए लगभग 14-15 साल हो चुके थे सन 1900 में। यानी अगर मेंडल साहब के काम को उस टाइम पर लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे होते तो ही वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। लेकिन उनके काम को वो रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाई क्योंकि उनका काम जो था इट वाज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। वो अपने वक्त से 20-25 साल आगे चल रहे थे, जो गलती नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारी गलती है कि हम उस काम को पहचान नहीं पाए। उस टाइम के साइंटिस्ट ने मेंडल साहब के काम को बहुत नेग्लेक्ट किया और जिस टाइम पर उनका काम रिकॉग्नाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, कुछ और चीजें हैं जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन हैं जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा स्किन कलर, तो मल्टीपल टोन्स है। फेयर एंड लवली वाली पट्टी देखते हो ना, टक 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 टक, है ना, एकदम डार्क से एकदम फेयर तक लेके जाती है। तो इतने सारे स्किन टोन है, कई बार तो ऐसा लगता है क्योंकि बचपन में शौक था भाई, है ना, थोड़ा देखते थे हमारा कितना नंबर आ रहा है 10 में से तो लगाकर देखते थे तो पता लगता है अरे यार ये तो है ही नहीं हमारा कलर, तो इसमें यानी हजारों कलर हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, है ना, काफी सारे फैक्टर्स उसमें मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड भी लेके चलो तो देयर आर मेनी कलर्स जो कि आपके बन सकते हैं। यहाँ आपके कम से कम 3 जीन तो चाहिए पार्टिसिपेट करने वाले, है ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन हाइट है, तो अब अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है या आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। हम थोड़ा राउंड ऑफ करके उस हाइट को 5-7 या 5-8 बता देते हैं, लेकिन इसके बीच में भी कहीं हाइट हो सकती है। तो आपके बहुत ज्यादा ग्रेडियंट्स यहाँ पर बन सकते हैं, बहुत छोटा छोटा माइन्यूट डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये जो हाइट और कलर है ह्यूमन के, ये रेगुलेट करते हैं 3 या उससे ज्यादा जीन। जैसे ए, बी और सी जीन जो है ये रेगुलेट करते हैं ह्यूमन स्किन कलर को, राइट। सारे डोमिनेंट है तो बहुत डार्केस्ट कलर आएगा, सारे रिसेसिव है तो बहुत लाइटेस्ट कलर आपका आ रहा होगा। नाम से ही पता लग रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल जीन यहाँ पर काम आ रहे हैं। देन है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में उल्टा होता है, एक ही जीन है जो मल्टीपल काम कर रहा है, मल्टीपल एक्सप्रेशन कर रहा है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, अगर मटर के सीड में स्टार्च सिंथेसिस हो रही है तो बहुत ज्यादा स्टार्च अगर सिंथेसाइज हो गया तो पी की शेप जो है, मटर के दाने की शेप है वो राउंड हो जाएगी, तो शेप भी रेगुलेट कर रहा है और आपका बड़ा भी हो जाएगा, इसके अंदर स्टार्च भरा हुआ है तो आपका साइज भी रेगुलेट कर रहा है। तो दोनों की दोनों चीजें आपकी यहाँ पर रेगुलेट हो सकती हैं। तो एक ही जीन जब मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी, और बहुत सारे जीन जब एक ही एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला जो कांसेप्ट है सबसे अच्छी यहाँ पर चीज जो है वो ये है दोस्ती यारी के बारे में बातें, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई मैं जो है रिंकू से ज्यादा एसोसिएटेड हूँ या रिंकी से ज्यादा एसोसिएटेड हूँ, है ना, दोनों मेरे ही मेल और फीमेल वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर हम रिंकी से ज्यादा एसोसिएटेड हैं तो ज्यादा लिंक्ड हैं, है ना, तो क्या मेरे किसी और से रिकम्बाइन करने के चांसेस हैं? नहीं। अगर रिंकी के साथ मैं लिंक्ड हूं तो जाहिर सी बात है किसी और के साथ रिकम्बाइन नहीं करना चाहूंगा। तो लिंकेज अगर ज्यादा, प्यार मोहब्बत ज्यादा, तो रिकम्बाइन होने के चांसेस कम। और कोई दगा कर जाए, किसी और से रिकम्बाइन हो जाए, मतलब कभी सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं, लिंकेज ही नहीं। तो जितनी ज्यादा लिंकेज यानी जीन्स जो जितने पास प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, वो अगली जनरेशन में साथ जाते हैं, और जो दूर दूर है जीन्स वो आपका अलग अलग हो सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मॉर्गन साहब जिन्हें फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता था, जो कि आपका ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पर काफी एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि इसको भी लैब में कल्चर करना आसान है, मेल और फीमेल में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते थे, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते थे बहुत कम टाइम में, तो इजीली आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते थे, इसीलिए यहाँ पर आपका फ्रूट फ्लाई को यूज किया जाता है बहुत ज्यादा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में। अब ये जो फ्रूट फ्लाई है इसमें बॉडी कलर दो टाइप के हैं, डोमिनेटिंग जो है ब्राउन बॉडी कलर, और जो आपका रिसेसिव है येलो बॉडी कलर, हल्का बॉडी कलर। आई कलर जो है क्या है, ये भैया रेड है आपका डोमिनेटिंग, व्हाइट है आपका नॉन डोमिनेटिंग यानी रिसेसिव। विंग जो साइज है ये है आपका लार्ज, अगर बड़े पंख है तो डोमिनेटिंग, मिनिएचर यानी मीडियम पंख है तो आपके एक तरीके से रिसेसिव। अब देखिए ये जो बॉडी कलर है और आई कलर है ये लिंक्ड जीन्स है, यानी बॉडी कलर और आई कलर ये जीन्स लिंक्ड है, तो क्या साथ साथ जाएंगे अगली जनरेशन में? बिल्कुल। अब एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखिए, बॉडी कलर और आई कलर यहां ले रखा है येलो एंड व्हाइट। येलो क्या था, बॉडी कलर था, व्हाइट क्या था, आई कलर था। यहां आपका ले रखा है येलो एंड व्हाइट, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो वाइल्ड टाइप ले रखे हैं, यानी आपके डोमिनेंट वाले ले रखे हैं, तो येलो व्हाइट तो यहां पर ले लिए है ना, यानी यहां पर ब्राउन और रेड ले रखे हैं वाइल्ड टाइप में, आप चाहो तो एनसीईआरटी में लिख सकते हो। अब मेरे भाई क्या हुआ, ये दोनों लिंक्ड जीन्स हैं, ये दोनों लिंक्ड जीन्स हैं, तो जब अगली जनरेशन में इनको जाता हुआ देखा गया तो ये पाया गया 98.7% बच्चों में, 98.7% प्रोजेनी में ये दोनों जीन साथ साथ थे, लगभग 99% केसेस में। क्यों? क्योंकि सच्ची मोहब्बत थी, लिंकेज ज्यादा है भैया, लिंकेज ज्यादा है, लिंक्ड है ये, तो प्रूफ मिल गया। यस, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, सिर्फ 1.3%, राउंड ऑफ करोगे सिर्फ 1% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली। सेकंड केस अगर आप देखें तो आई कलर और विंग साइज का ये नॉन लिंक्ड जीन्स है, यानी ये रिकंबाइन कर सकते हैं, ये नॉन लिंक्ड जीन्स है। तो यहां पर देखिए व्हाइट एंड मिनिएचर, व्हाइट क्या है आपका, व्हाइट यहां पर क्या है आपका आई कलर है, और मिनिएचर क्या है आपका विंग का साइज है। और यहां पर आप वाइल्ड टाइप है तो लिख सकते हैं कि आपका रेड क्या हो जाएगा आई कलर, और विंग साइज क्या हो जाएगा आपका यहां पर लार्ज हो जाएगा। इसको अगर आप देखेंगे तो 62.8% ही आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, जो पेरेंट में था वही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ 63% आपकी प्रोजेनीज में, 37% रिकंबाइन यहां पर हो चुके हैं, 37% हो गई है दगाबाजी। क्यों? क्योंकि लिंक्ड ही नहीं थे, तो दगाबाजी के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। सिर्फ इतना सा पढ़ो, खेल खत्म, पूरी एनसीईआरटी का डायग्राम 2 मिनट में स्वाहा कर दिया, और एक भी पॉइंट यहाँ पर छूटा भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जेनेटिक मैप भी तैयार किए जाते हैं, जो एल्फ्रेड स्टूटेवेंट साहब ने डिजाइन किए थे, है ना। इन्होंने यूनिट जो यूज करी थी दैट इज सीएम यानी सेंटीमॉर्गन, यानी इन्होंने बताया था कि भाई अगर ये जीन इस जीन से ज्यादा लिंक्ड है और किसी और से कम लिंक्ड है तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी। अगर इन जीन्स को हम नाम दें तो ये किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे, ए बी सी बी सी ए, किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ये एल्फ्रेड स्टूटेवेंट साहब ने बताया। यानी उन्होंने कहा अगर मैं एक जीन से स्टार्ट करता हूं और बी जीन जो है इस ए से बहुत ज्यादा लिंक्ड है तो ए के बाद बी आना चाहिए, यस। सी एकदम कोने में पड़ा हुआ है तो उसके बाद सी आना चाहिए लास्ट में, यस। तो इन्होंने सीक्वेंस देना स्टार्ट किया, यानी जेनेटिक मैपिंग इन्होंने स्टार्ट करी। इन्होंने ये बताना स्टार्ट किया कि एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो किस सीक्वेंस में अरेंज है, ये एल्फ्रेड स्टूटेवेंट साहब ने हमें बताया। यहां देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन का जिक्र किया आपके हैंकिंग साहब ने। वो इंसेक्ट पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इंसेक्ट में जो मेल इंसेक्ट है खासकर उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा नल क्रोमोसोम है, एक्स ओ इन्होंने देखा मेल इंसेक्ट में, एक एक्स है दूसरा ओ है, वहां कुछ है ही नहीं। तो इन्हें पता लगा कि यार ये जो केस है ये फीमेल इंसेक्ट से डिफरेंट है, फीमेल में एक्स एक्स है। एंड देन लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पे रिसर्च स्टार्ट करी कि अगर हम लोग मेल फीमेल बन पाते हैं तो कैसे। तो अगर ह्यूमंस में अगर आप देखेंगे तो मेल कैसा होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल कैसी होती है, एक्स एक्स। तो हमारे अंदर सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा होगा, मेल, क्योंकि जब हमारे गैमेट बनेंगे तो हमसे एक्स भी जा सकता है गैमेट में, वाई भी, फीमेल तो बेचारी सिर्फ एक्स दे पा रही है। तो यहां पर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका हेटेरोगैमेटिक है, जो डिफरेंट टाइप के गैमेट बना सकता है यानी मेल, तो एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ज्यादातर इंसेक्ट में क्या मिलता है, एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ मेल आपका क्या होता है, एक्सो होता है, यानी यहाँ पर भी आपका मेल सेक्स डिटरमाइन करता है। सबसे स्टैंडर्ड केस जो पेपर में पूछा जाता है वो है बर्ड का ZWZZ। तो यहाँ पे ZZ है मेल, ZW है फीमेल, यानी यहाँ पर सेक्स कौन डिटरमाइन कर रही होगी, फीमेल सेक्स डिटरमाइन कर रही होगी। यहाँ आपकी हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है। और हनी बी का क्लासिक एग्जांपल है, यहाँ जो मेल है वो हैप्लॉइड होता है 16 क्रोमोसोम के साथ, फीमेल आपकी डिप्लॉइड होती है 32 क्रोमोसोम के साथ। तो फीमेल सारी डिप्लॉइड होंगी, मेल आपका सीधा सीधा फीमेल गैमेट से ही बन जाएगा, कोई गैमेटिक फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगी, ये आपका पार्थेनोजेनेसिस से बनेगा और ये हैप्लॉइड होगा। ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है। म्यूटेशन अगर आप देखें तो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए और आरएनए में कोई चेंज हो जाए किसी फिजिकल कारण से, यानी रेडिएशन वगैरह से, किसी केमिकल म्यूटाजन से, तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। नेचुरली भी म्यूटेशन हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं भाई, सिकल सेल एनीमिया का। ये क्या है, एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर एक नाइट्रोजनस बेस पे चेंज आ जाता है। आप अगर आरएनए की बात करें तो जीएजी की जगह जीयूजी आ जाता है, जिसकी जगह अमीनो एसिड क्या बन जाएंगे, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन। सिर्फ 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन पे, हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती हैं उनमें बीटा वाली जो चेन है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। सिर्फ इतनी सी बात थी, और ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, आपकी सारी आरबीसी की शेप गोल मटोल से सिकल शेप, दराती जैसी शेप की हो गई, पतली हो गई, ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रही थी, ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी नहीं कर पा रही थी, पूरी बॉडी का कबाड़ा हो गया सिर्फ इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन कभी भी छोटी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहे तो सिकल सेल एनीमिया को यहाँ पर देख ही लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ग्लूटामिक एसिड जो है इसकी जगह क्या आ गया, वेलाइन आ गया ऑन 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन ए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये आपकी बहुत खतरनाक डिजीज है, इसमें आपके सारे के सारे आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों बीमारी देखें तो ये ऑटोसोमल बीमारियां भी हो सकती है हमारी बॉडी में, सेक्स लिंक्ड बीमारियां भी हो सकती है। ऑटोसोमल मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम को छोड़ के, जिस भी क्रोमोसोम पे अगर बीमारी हो रही है एक्स वाई को छोड़ के, तो इट इज ऑटोसोमल डिजीज।
उसे ऑटोसोम कहा जाता है। और सेक्स लिंक्ड यानी सेक्स क्रोमोसोम पे अगर कोई बीमारी है, चाहे एक्स वाले क्रोमोसोम पे चाहे वाई क्रोमोसोम पे, तो ये सेक्स लिंक्ड बीमारी है, इसे एलोसोम कहा जाता है। तो ऑटोसोम हमारी बॉडी में कितने हुए? अगर मैं अपने डिप्लॉयड सेल की बात करूं तो 2 सेक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि मैं मेल हूं तो मेरे अंदर एक्स वाई कंडीशन है, आप फीमेल हो तो आपके अंदर एक्स एक्स कंडीशन है, उनको साइड रख दो। 46 में से बचे कितने सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के? 44। इन 44 क्रोमोसोम्स में से किसी में अगर गड़बड़ है तो इट इज ऑटोसोमल डिजीज। और ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है इनमें अगर गड़बड़ है तो सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब ये ऑटोसोमल डिजीज हो सकती है डोमिनेंट, यानी ये बीमारी सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगी जब डोमिनेंट कंडीशन हो। तो ऑटोसोम को अगर आप ए से लिखते हो तो आपकी बीमारी कब होगी? जब कैपिटल ए कंडीशन हो या कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन हो, इसके अलावा नहीं होगी। स्मॉल ए कंडीशन है तो डोमिनेंट बीमारी नहीं हो सकती। रिसेसिव बीमारी कब होगी? सिर्फ जब स्मॉल ए हो। एक भी कैपिटल ए है तो डोमिनेंट की तरफ चला जाएगा तो बीमारी नहीं होगी। सिमिलरली सेक्स लिंक बीमारी है तो वाई लिंक तो सिर्फ आपकी मेल में हो पाएगी, फीमेल में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। एक्स लिंक्ड बीमारी जो है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आपकी डोमिनेंट भी हो सकती है। जब आपका एक एक्स क्रोमोसोम पे भी डोमिनेंट अगर आपका अलील है तो भी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि डोमिनेंट तो एक है तो भी काम कर जाएगा। रिसेसिव बीमारी सिर्फ तब होती है जब आपका दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील पाया जा रहा हो। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी की खास बात है, ये दिखाती है क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न यानी एक जनरेशन में आपका फीमेल को बीमारी होगी, फीमेल से मेल में जाएगी, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में एंड सो ऑन। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई सेक्सेस के बीच में, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, इस प्रकार से ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अलग से पहचान है। जब भी आप कोई पेडिग्री सॉल्व कर रहे हो हमेशा सबसे पहले डोमिनेंट रिसेसिव देखो। अगर बीमारी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, हर जनरेशन में बीमारी हो रही है, 90% चांसेस है कि वो आपका डोमिनेंट है। डोमिनेंट है तो फटाफट उसको सॉल्व कर लीजिए, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर हर जनरेशन में बीमारी नहीं हो रही है, इसका मतलब बीमारी रिसेसिव होने के चांसेस है। ठीक है, अगर बीमारी रिसेसिव होने के चांसेस है तो आप क्रिस क्रॉस पैटर्न देख लो। अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है तो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर सिर्फ मेल में ही बीमारी है, एक पूरी पेडिग्री बनी हुई है, 4 मेल के अंदर बीमारी है, तो मतलब पक्का आपकी वाई लिंक्ड है। तो आप अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है हाउ टू सॉल्व पेडिग्री फास्टर, तो वो आप इस चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेडिग्री एनालिसिस मतलब किसी फैमिली की आपने हिस्ट्री देखी और उनके कैरेक्टर्स को नोट करने की कोशिश करी कि किस फैमिली मेंबर में कौन सा कैरेक्टर हमें देखने को मिला, कौन सी बीमारी देखने को मिली। फॉर सेवरल जनरेशंस यू हैव डिड दैट रिसर्च, इसे हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर, जैसे डब्बा बना दिया तो मेल है, देन इसका मतलब है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब आपको याद नहीं है कि मेल था या फीमेल था। जैसे किसी के दादाजी के 10 बच्चे हैं, अब ध्यान ही नहीं है कितने बेटे थे कितनी बेटी, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है, तो हाँ कोई अनस्पेसिफाइड कर दिया, ध्यान नहीं है। ठीक है, ये अगर आपने रंग बिरंगे कर दिया है इसका मतलब इनको बीमारी थी, दे आर अफेक्टेड। अगर सिंगल डंडी है मेल और फीमेल के बीच में, इसका मतलब शादी ब्याह हो चुका है। और अगर 2 डंडे हैं इसका मतलब रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो चुकी है। इंडिया में अगर आप देखें तो साउथ इंडियन कुछ एरियाज है जहाँ पे काफी कॉमन है, इसे कंसनजीनियस मैरिज कहा जाता है। ठीक है, तो कंसनजीनियस मैरिज या कंसनजीनियस मीटिंग है, इसको थोड़ा सा अभी प्रमोट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपको वेरिएशंस की जरूरत होती है। अगर आप सेम लीनिएज में शादी कर लोगे, आपके पूर्वज अगर सेम थे तो आप सेम तरीके के ही जीन्स होंगे, तो आपके बच्चे की जो एबिलिटीज हैं वो कंपैरेटिवली कम रह जाती हैं। इसीलिए इट इज प्रमोटेड टू हैव सम मैरिजेस जहाँ पर आप वेरिएशंस को वेलकम कर पा रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डंडा है और फिर दूसरा डंडा यानी सेकंड जनरेशन। यहाँ पहले वो बच्चा बनाओगे जो पहले पैदा हुआ, यानी फीमेल पहले पैदा हुई है, और फिर आपका मेल पैदा हुआ है, पहले बेटिया फिर बेटा। ये हमें जेनेटिक यहाँ से समझ में आ जाता है पेडिग्री चार्ट से। ठीक है, अगर एक ही बेटा हुआ है और वो लाल कलर का है, यानी कलर कर रखा है, यानी अफेक्टेड है, बीमार है, और 5 बच्चे और 5 सुरक्षित, तो डब्बा बना करके इनाम दिया जाता है, 5 लिखा जाता है सेंटर पे, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। करेक्ट, अलग अलग बीमारियां हैं जिनके बारे में डिस्कशन करनी है, एक एक लाइन में ही निपटा देते हैं। सबसे छोटी बात कहूँ, सबसे मस्त बात, CH, अब जैसे याद करना है करो, चंडीगढ़ से याद करो या फिर और भी तरीके हैं, यू नो वेल, है ना। C और H ये 2 ही बीमारी आपके सिलेबस में है जो कि आपकी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, राइट, जो कि आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, H फॉर हेमोफीलिया। इसके अलावा लगभग सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सारी आपके सिलेबस में रिसेसिव बीमारियां हैं। तो 2 तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बाकी सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक आपकी पेडिग्री के अंदर दे रखी है एनसीईआरटी में, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना। वो पेडिग्री के डायग्राम में दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी, बट हमने ऐड कर दी है, तो वो आपको वैसे भी अलग से याद रखनी होती है। जो बीमारियों का चार्ट आप पढ़ेंगे उसमें 2 हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बाकी सारी हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये बात तो कर देते हैं खत्म। कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कलर देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप रेड और ब्लू को, ग्रीन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 20 गुना ज्यादा होने की संभावना होती है आदमी में, है ना। 8% हो सकती है आदमी में, जबकि फीमेल में सिर्फ 0.4%, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। आदमी में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर रिसेसिव आ गया खेल ही खत्म। फीमेल में दोनों केसेस में रिसेसिव होना इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। तो अगर आपको ग्रीन कलर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यह है ड्यूटेरोनोपिया। माउंटेन ड्यू किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो ड्यूटेरोनोपिया क्या है? ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। और रेड बचा आपका ये है प्रोटेरोनोपिया, है ना। सेकंड अल्फाबेट ही आर है, तो रेड से याद कर लो। अगर आप हेमोफीलिया की बात करेंगे तो हेमो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो जाती है। एक छोटा कट भी अगर आपको लग जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस है, अनस्टॉप्ड ब्लीडिंग आपकी होती रहती है। अगर सिकल सेल एनीमिया को देखें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। फिनाइल कीटोन्यूरिया को अगर आप देखें तो यहाँ पर फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन और हेयर की डीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन भी होने लगती है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हुई, मेंटल रिटार्डेशन और डीपिगमेंटेशन हमें देखने को मिली। थैलेसीमिया, थाला फॉर अ रीजन, है ना। धोनी भैया का जिक्र यहाँ पर भी आ गया, तो थैलेसीमिया से क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज नंबर 7, ओके। चलो, तो 2 प्रकार का आपका हो सकता है ये अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया, राइट। अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 16 की वजह से। क्रोमोसोम नंबर 16 पे HbA1 और HbA2 जीन है,
क्या आपकी बॉडी में एक ही क्रोमोसोम नंबर 16 है? नहीं, 2 हैं, एक मदर से एक फादर से। टोटल हमने क्या बोला 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 16 अगर क्रोमोसोम है तो इसके भी तो पेयर होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो आपका यहाँ पर 4 एक्चुअल में देखे जाए तो जीन है। HbA1 ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 जो मेल से आया, HbA2 ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 जो आपका मेल से आया, फिर फीमेल से जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसका भी HbA1 HbA2, यानी 4 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। एक अगर म्यूटेट हो गया कम बर्बादी, 2 म्यूटेट हुआ ज्यादा बर्बादी, 3 म्यूटेट हुए और ज्यादा बर्बादी, 4 म्यूटेट हुए तबाही। तो यहाँ पर जितने ज्यादा जीन्स आपके अफेक्टेड होते हैं उतना ज्यादा कबाड़ा हो जाता है। सिमिलरली बीटा थैलेसीमिया जो है ये आपका क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से होता है, और यहाँ है हबीबी जीन, A फॉर अल्फा B फॉर बीटा, है ना। तो आपका हेमोग्लोबिन बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, HB फॉर हेमोग्लोबिन बीटा, हबीबी जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 11 का, ये आपका म्यूटेट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो क्रोमोसोम नंबर 11 हमारे पास 2 है, तो हबीबी जीन कितने हुए? 2 हुए। तो एक अगर म्यूटेट हुआ कम तबाही, 2 अगर हुए ज्यादा तबाही। अब आप देखें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, भाई एक आधा क्रोमोसोम बढ़ गया है या घट गया है तो एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब पूरा सेट बढ़ गया है। हम जो गेहूं खाते हैं अपने घर में दैट इज हेक्साप्लॉइड, 6N है वो, हम लोग 2N है, हम लोग डिप्लॉइड हैं, हम लोग जो गेहूं खाते हैं दैट इज हेक्साप्लॉइड। तो ऐसे क्या है, क्रोमोसोम के पूरे कई बार एब्नॉर्मैलिटी की वजह से सेट ही बढ़ जाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है भैया, तो इसे 21st ट्राइसोमी कहा जाता है। हमने कहा हर क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपीज है, एक मेल से आई एक फीमेल से। 21st ट्राइसोमी मतलब 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, यानी ओवरऑल हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम बढ़ गया है। 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 47 हो गए, क्योंकि 21st क्रोमोसोम 2 की जगह 3 बार आ गया है। यहाँ पर बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं 21st ट्राइसोमी की वजह से। इसे डाउन सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिंड्रोम के डिस्कवरर थे लैंगडन डाउन साहब। बहुत ही ज्यादा फरोड टंग है, मतलब एक तरीके से टंग पे भी जैसे हमारी हथेली पे निशान बना होता है इस तरीके से आपकी फरो बनी हुई होती है। बहुत ही चपटा मुंह होता है, बड़ा मुंह होता है, मुंह से लगातार लार गिर रही होती है। मेंटली रिटार्डेड ये बच्चे होते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की इनको प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट स्टैचर्ड होते हैं, यानी इनकी हाइट भी काफी कम होती है, बहुत सारी समस्याओं से इनको गुजरना होता है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये होता है आपका मेल में मेरे भाई, और यहाँ पर क्या होता है 44 प्लस XY, तो हमें होता है एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। X क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स फीमेल, यानी इस मेल में फीमेल कैरेक्टर ज्यादा आ गए तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसको गायनेकोमेशिया कहा जाता है। और फेमिनाइन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो मेल कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, ये मेल हो जाता है स्टेराइल। एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो यहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम है। टर्नर क्रोमोसोम